रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। दोस्तों आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के जरिए लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत ना हम सिर्फ आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं जिससे मिलकर आप भी आगे चलकर कामयाबी की मिसाल बन सकें। दोस्तों, आज की हमारी ये खास पेशकश कुछ अलग है। आज हम आपको किसी एक नई फील्ड के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुए जॉब फेयर 2022 के बारे में अहम जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि एक स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटी से जोड़ने में इस तरह की फेयर्स का क्या अहम रोल होता है। ये सब जाने, आइए जल्दी से चलते हैं जॉब फेयर 2022 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली बार जॉब मेला आयोजन किया गया है, और ये अपनी तरह का पहला जॉब मेला है। तकरीबन 55 कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जो नौजवानों को रोज़गार के मौके देंगी। इस पर बात करने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी। सर, खैर मकदम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस जॉब मेले की अहमियत क्या है। ये जॉब मेला जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, बेसिकली एक अपने स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि कंपनीज़ यहाँ पर होंगी, आप होंगे, आपकी आशाएं होंगी, और अगर कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको जॉब मेले को ऑर्गेनाइज़ करने का पर्पस भी हल होगा, और यूनिवर्सिटी धीरे धीरे इस एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करेगी और रेगुलर एक्टिविटीज़ में लेकर आएगी, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत कंपटीशन है, और अगर यूनिवर्सिटी ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स बनाएगी तो हमारे स्टूडेंट्स के हित में होगा वो। सर, नौजवानों को तालीम देने के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी या सरकार जो है वो उनको हुनरमंद बनाने की भी कोशिश कर रही है। इस फील्ड में क्या काम हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू? नहीं, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो हुनरमंद बनाने की आप बात कर रहे हो, उसका एक पूरा का पूरा हमने एक वर्टिकल बनाया है। उसमें हर सेमेस्टर कोई ना स्टूडेंट्स जो हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेंगे जो हाथ का काम करने की आदत भी पड़ेगी, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी हो सकता है, अप्रेंटिसशिप पे भी जा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी परिवर्तन हम करिकुलम के अंदर कर रहे हैं। सर, अपने टेन्योर में क्या आपकी ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरा होता देखना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मेरी देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। मेरी इच्छा है कि ये वर्ल्ड की पहली 200 यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आए, क्योंकि भारत हमसे अपेक्षा रखता है कि ये, और जिस यूनिवर्सिटी में ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों हैं, उसको आना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि अगले 4-5 साल में ये काम पूरा करें। सर, वक्त की कमी है, आपके पास भी हमारे पास भी। बस आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ वीसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी में जिनका भी एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का, वो सब होशियार स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आते हैं, अच्छे बच्चे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि यहाँ आएँ, यूनिवर्सिटी की लाइफ को एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ाई करें, इस समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में समय दोबारा नहीं मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि ये आपका सबसे महत्वपूर्ण समय जाने वाला है।
तो उसको बहुत ध्यान से और अपने जो भी आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से करने का प्रयास करें। यूनिवर्सिटी आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी। सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। और इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं या फिर कहीं के रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, अपने लिए नौकरी ढूंढने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर में आप यहाँ पर जॉब तलाशने आई हैं? मैं फ़ाइनेंशियल सेक्टर में जॉब लेने आई हूँ एंड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा उनको एंड देन दे विल गॉट टू नो द कॉन्फिडेंस एंड कैसे कैसे करना है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बेटर कंपनीज एंड गिविंग इंटरव्यूज़ इन डिफरेंट कंपनीज। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन सी फील्ड से हैं और आपको क्या लगता है कि ये जॉब फेयर आपके लिए कितना अहम साबित होगा? मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। आई एम डूइंग BCom फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज एंड मेरे लिए यूजनेबल इसलिए क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। लाइक मैंने इंटर्नशिप करी है एंड अब गवर्नमेंट दे रही है हमें जॉब, तो बेनिफिशियल ही है। गवर्नमेंट का कौन मिस करता है एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। जो भी मेरे कलीग्स हैं, मेट्स हैं, उनको भी आना चाहिए यहाँ पे एंड पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई होप सो दे विल कम एंड जॉइन अस फॉर दिस। ऑल द बेस्ट। आप ये बताइए कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन दिया गया है इस जॉब फेयर के बारे में? आप खुद पार्टिसिपेट करने आई हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया था? और आप किस फील्ड में जॉब ढूंढ रही हैं? मैं भी फाइनेंस फील्ड में जॉब ढूंढ रही हूँ और ये मेरे को मेरी कॉलेज के द्वारा मिली थी। लिंक के द्वारा मैंने इसमें एनरोल किया था अपने आप को। थैंक यू। तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स जॉब फेयर के बारे में। हम आगे भी आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। जॉब फेयर पर और मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विप्रो के कॉस्ट एंड डिलीवरी हेड डॉक्टर अशोक सांगवान। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि पहली बार यह आयोजन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो किस तरह की अहमियत है इस जॉब फेयर की आपकी नज़र में? दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉब फेयर, जॉब मेला वी कैन से दे लॉन्च फर्स्ट टाइम, मैं उसको बहुत पॉजिटिव मैनर में देखता हूँ। बिकॉज इफ़ यू कैन सी कोविड पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनलाइन हायरिंग, ऑफलाइन हायरिंग वाज स्टॉप। तो अभी यू कैन से एक rejoin you can say that one, and it's a positive manner that lot of hiring happening across organizations. तो बहुत ज़्यादा अभी ओपनिंग है और दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उससे ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा रहेगा, उनका रिलेशनशिप विल इंक्रीज एंड द आउटपुट मेन रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट। सर, विप्रो एक बड़ा नाम है जो इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है। जानना चाहेंगे कि किस तरह का टैलेंट आप यहाँ पर ढूंढने आए हैं? टैलेंट हमारी कंपनी में इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू, आपको आईटी में रिक्वायरमेंट है 40-50% इज रूटीन वर्क विच इज रिलेटेड टू ओल्ड टेक्नोलॉजी वी कैन से इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इफ़ यू कैन से वी नीड अ डेटा साइंटिस्ट, एंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस के लिए चाहिए SAP, Salesforce type of technologies. So these are the new technology in the market. Industry 4.0 artificial intelligence का भी डिमांड है मार्केट में। Then data analytics which we can say those kinds of skill are required. सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मशहूर सहाफ़ी राखी बख्शी। उनसे जानेंगे कि वो इस तरह की पहल को किस तरह से देखती हैं। देखिए, पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जॉब मेला यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। ये एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए विजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी था कि ये होना चाहिए था, क्योंकि हम देश में भी देख रहे हैं कितने जो युवा हैं हमारे खासकर, और किस तरह से वो इतने उनकी पोटेंशियल है उनके अंदर, इतने साधन रिसोर्स हैं, लेकिन वो कई बार आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये प्लेटफॉर्म दिया है। VC यहाँ आए थे, उन्होंने इस बारे में बात की, एक बहुत अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आकर हमें बड़ी खुशी है, हर्बल इंडिया की तरफ से हमने ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया है जहाँ हम जेंडर और नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर जॉब मेला जो है, मुझे लगता है जैसा VC साहब ने कहा कि बस 3 दिनों का नहीं, आगे सतत प्रयास होना चाहिए कि लगातार ये होता रहे, जिससे कि हमें वो सभी लोग
खासकर हमारे युवा जिनके अंदर ये बहुत बड़ा टैलेंट है, वो हमारे साथ आ गए हैं। जॉब मार्केट में भी वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस जॉब मार्केट में प्रवेश करें, और मुझे लगता है कि उनके माध्यम से ये देश भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। कोविड के बाद, या फिर हम कहें कि कोविड के चलते जिस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में एक स्टैग्नेंसी आ गई थी, जॉब मार्केट कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसके बाद अब जब हालात नॉर्मल हुए हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पहल की गई है कि उन्होंने पहली बार जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है। इस जॉब फेयर के ज़रिए किस तरह से स्टूडेंट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन सी कंपनीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और क्या है इसकी अहमियत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, जो कि स्टूडेंट वेलफेयर के डीन हैं। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। जी धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि अब पहली बार ये जॉब फेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजन किया गया है, ऐसे में इसकी क्या अहमियत है, ख़ासतौर से ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्टूडेंट्स को करीब लाने में कितना अहम साबित होगा? देखिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अब तक ये माना जाता था कि वो सिर्फ तालीम देंगे, सिर्फ एजुकेशनल डिग्रीज और डिप्लोमा देंगे और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ढूंढना स्टूडेंट्स की अपनी स्ट्रगल है। लेकिन पिछले कुछ समय में ये धारणा बदली है, और विशेषकर जो मैंने पहले भी कहा, नई शिक्षा नीति 2020 जो एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने का बहुत ठोस ना सिर्फ सुझाव देती है बल्कि रास्ता दिखाती है। तो ऐसे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाने के साथ साथ प्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग देने की जिम्मेवारी भी लें, और उसी दिशा में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इस जॉब मेले का आयोजन किया है। इसमें जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, और जो 55 कंपनियां हमारे पास हैं, जैसे एक ही कंपनी ने 35 वैकेंसीज़ हैं, 28 वैकेंसीज़ हैं, तो कुल मिला के 3500 कैंडिडेट्स हमारे अपीयर करेंगे। और जो टोटल कंपनीज़ जो मैंने बताया नंबर 55, उसमें से हमारे पास लगभग 1200 से 1400 वैकेंसीज़ के साथ कंपनीज़ आ गई हैं। तो अगर हम 1200-1500 बच्चों को एट द टाइम ड्यूरिंग देयर एजुकेशन इटसेल्फ अगर वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ सकें, तो मुझे लगता है ये बहुत एक सार्थक पहल होगी जो स्टूडेंट्स की लाइफ में, उनकी फैमिली की लाइफ में एक नया डायमेंशन देगी। सर, हमने बात की जॉब फेयर की, कौन कौन सी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने बताया कि 55 कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स में इसको लेकर कितनी दिलचस्पी है और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? जो पिछले हमारे 18,000 जो टोटल बच्चा रजिस्टर्ड था हमारे पास कैंपस प्लेसमेंट में, उसमें से 3,500 ने इंटरेस्ट दिखाया जॉब मेला में अपीयर होने के लिए। तो ये एंथुजियाज़म सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, DU की, DSW की वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स के साथ एक बहुत सकारात्मक माहौल, मैंने क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम एज डीन स्टूडेंट वेलफेयर इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि बहुत एंथुजियाज़म है। और बच्चे जो निराशा का माहौल कोविड ने भी दिया, घरों में बैठने का, और एम्प्लॉयमेंट छिन गई लोगों की, फैमिलीज़ की एम्प्लॉयमेंट छिन गई, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आई, तो स्टूडेंट्स का एंथुजियाज़म हम कन्वर्ट कर सकें एक रिज़ल्ट में, इस कोशिश के साथ स्टूडेंट्स के एंथुजियाज़म को हम सैल्यूट करते हैं कि वो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। कंपनीज़ हमारे पास क्लासीफाई अगर हम करने की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर से हैं, फूड इंडस्ट्री से हैं, टेक्नोलॉजी से हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जो एक जनरल एक ग्रेजुएट बच्चे को, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कोई बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए IIT की तरह या IIM की तरह नहीं है, बल्कि हमारे पास स्टूडेंट की रेंज बहुत वास्ट है। वो लैंग्वेज के भी हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं, सोशल साइंसेस के भी हैं, पब्लिकेशन हाउसेस में जाने वाले भी हैं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स के पास वैरायटी जॉब्स की आई है, मुझे लगता है बहुत अच्छा मिलान होगा। और ये 5-6 सेक्टर जो पब्लिकेशन हाउसेस भी हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हमारे BEd MAd के स्टूडेंट्स को भी वो हायर करना चाहते हैं। तो एक शुरुआत के तौर पे, जैसे मैं कहूँ किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फूड इंडस्ट्री से जो कंपनीज आई हैं जो यंग लोगों में बहुत पॉपुलर हैं, इंडस्ट्री ऐसी आई हैं जो सॉफ्टवेयर में काम करती हैं, जो ब्रांड हैं अपने फील्ड का, तो हर तरह के स्टूडेंट को हम एड्रेस कर सकें, उसकी पोटेंशियल को रिलेट कर सकें विद द राइट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काफ़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। सर, आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि इस खास मौके पर, यानी कि जॉब फेयर 2022 के मौके पर, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सजेशंस डायस से आए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछती हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आई एम अ
पर्सन ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन में हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आप सक्सेस को एक पैरामीटर बनाएं, लेकिन खुशी को उसके बाद वाला पैरामीटर ना बनाएं, उसका पैरेलल पैरामीटर बनाएं। आप ये देखें कि आपकी फैमिली की, आपकी पर्सनल नीड्स क्या हैं, और आपको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बिगिन विद, यू मस्ट ग्रैब इट। नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, फ्रॉम गोइंग अहेड। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट जो मिलता है वर्क ऑफ वर्ड समझने के लिए, वीना स्वरूप जी ने जिस तरह से समझाया, तो वर्क ऑफ वर्ड को समझने के लिए इंटर्नशिप का मौका मिले, अप्रेंटिसशिप का मौका मिले या एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले। मेरा सलाह और मेरा समझ ये कहती है कि हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, वहाँ से लर्निंग लेके आगे बढ़ने के रास्ते खोलने चाहिए। अगर हम पीछे होकर बैठ जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने से निकलती जाएंगी एक एक करके, और अगर हम उस अपॉर्चुनिटी में, जैसे मेट्रो आई हम चढ़ गए, तो हम उस जर्नी का हिस्सा बन गए, और फिर आगे कहीं ना कहीं मंजिल कोई हमारी पसंद की होगी, कोई बेहतर होगी, उसकी तरफ जाने का रास्ता खुलता है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन्हें ऑप्टिमम यूज़ करें। इस तरह का हेल्दी एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से मिलता है, तो एक फ़ायदा ये होता है कि उनके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी नेगोशिएट करती है कंपनीज़ के साथ बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, वर्क कंडीशंस के ऊपर, हेल्दी वर्क स्टाइल के ऊपर, सैलरी के ऊपर। जबकि आफ्टर लिविंग यूनिवर्सिटी एज एन इंडिविजुअल जब जाते हैं तो उनका स्ट्रगल एक अलग तरीके का होता है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट गेट इनटू इट एंड कीप सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़। सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए अपना वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जो कि बात कर रहे थे जॉब फेयर पर। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त कहाँ कहाँ हैं नौकरियों के मौके और कौन कौन से कोर्सेज में आप ले सकते हैं एडमिशन्स। तो दोस्तों, ये तो रही आपके मुस्तकबिल की बात। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कामयाब हिंदुस्तान। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील के चौधरी। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर सुनील चौधरी के कामयाब सफ़र के बारे में। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील के चौधरी। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि 1988 में हिंदू कॉलेज में टॉप पोजीशन हासिल करने से लेकर अब सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ के डायरेक्टर बनने तक के अपने इस कामयाब सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? 1988 में जब हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर फर्स्ट पोजीशन मिली, 1990 में गोल्ड मेडल मिला दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, और एमफिल और पीएचडी करने के बाद जब मैं बाहर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए गया तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल, जो पहला कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था भारत का और इजराइल का, उसके पश्चात कॉमनवेल्थ फेलो मिला जब मैं 2010-11 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहा। और
बहुत खुशी हुई जब ग्लोबल साउथ अवार्ड जो विश्व के 100 लगभग 55 देशों में से किसी एक देश को दिया जाता है, तो 2014 में जब वो ग्लोबल साउथ अवार्ड मिला कि कैसे एकेडमिक स्फीयर में हमने इन लगभग 2 दशकों में अपना अहम योगदान दिया है, तब लगा कि वो जो हमारे अंकल कहा करते थे, परसिवरेंस इज़ द रोड टू सक्सेस, और पापा कहते थे कि लाइफ में सेकंड नहीं होना है, अदरवाइज यू विल रिमेन सेकेंडरी। तो हमें लगता है इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो न केवल सहयोग, समन्वय, संकल्प का, बल्कि कहीं ना कहीं हम कहें कि ये एक कनेक्ट है जो आपको आपके विषय से, आपको अपने समाज से और आपके राष्ट्र के साथ हो जाती है, और हमेशा आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये एक जर्नी रही और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान इन सब चीज़ों का रहा। सर, देश के हालात और चुनाव पर आपकी जो रिसर्च है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और किस तरह से आप चुनाव सर्वे करते हैं। देखिए, चूँकि मैं स्वयं से ही राजनीति विज्ञान का छात्र रहा, शोधार्थी रहा और अब शिक्षक हूँ, निदेशक हूँ, तो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में बहुत परिवर्तन हुए हैं, और ये परिवर्तन अगर हम देखें तो मुख्यतः 1990 के दशक के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद आए हैं। इन परिवर्तनों का अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती रही है। जिस प्रकार से हमने अपने इस केंद्र के स्तर पर इस चुनाव विज्ञान को, चुनाव अध्ययन को, जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं, जिसको आमतौर पे प्रोफेशनल तरीके से स्टडी किया जाता था, फोकस वोटर्स पर नहीं होता रहा, वोटिंग पर होता रहा। तो हमने वापस वोटिंग से वोटर्स और वोटर से वोटिंग की तरफ हम लोग आए, और हमने एक ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक स्टडी किया कि कैसे भारत का मतदाता और भारत की लोकतांत्रिक राजनीति परिवर्तित हो रही है, क्या क्या वो महत्वपूर्ण आयाम हैं जो इस लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम देखें, शिफ्ट जो नज़र आ रहा है वो एक शिफ्ट हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ नज़र आ रहा है, दूसरा शिफ्ट हमें प्राइमॉर्डियलिज्म से, जिसमें हम कहते हैं कि जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, उससे हटकर, प्राइमॉर्डियलिज्म से हटकर हम देख रहे हैं गुड गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव हमें लगता है ये है कि एक फ्लोटिंग वोटर से हम एक जागरूक वोटर्स की तरफ जा रहे हैं, और इस जागरूक वोटर को हम साइलेंट वोटर्स कहते हैं। तो कैसे वोटर साइलेंटली डेवलपमेंट और गवर्नेंस की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके ओपिनियन को गेज करने के लिए हमने अपने केंद्र से 2017 के बाद अपनी समीक्षा सीरीज़ के माध्यम से चुनाव विश्लेषण किया है, जो न केवल ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक भी है बल्कि हॉलिस्टिक है। ये समग्रता के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा प्रयास ये होता है कि किसी भी राजनीतिक, वैचारिक पृष्ठभूमि से अलग होकर, उस प्रतिबद्धता से दूर होकर हम किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक तरीके से इस चुनाव विश्लेषण को कर सकते हैं, और इस बदलते हुए परिदृश्य को और परिवेश को हम सबके समक्ष साझा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, और हमने इसमें कोई ब्रेक नहीं लिया है, हमने इसमें कोई रुकावट नहीं की है। बतौर डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ को लेकर आपकी क्या ऐसी ख्वाहिश है जो आप अपने टेन्योर में होता देखना चाहते हैं? एक तो हम ये चाहते हैं कि ये सेंटर सेफोलॉजी के रूप में नए आयाम प्रस्तुत करे, स्थापित करे, और सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ में जैसे हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में एक सेफोलॉजिकल सेंटर या सेफोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जरूर स्थापित होनी चाहिए, जो न केवल चुनाव सर्वेक्षण को ही प्राथमिकता दे, बल्कि हर नीति को, सरकार की नीति को, लोक नीति को, पब्लिक पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट्स, ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द सिस्टम्स, इसको भी हम रेगुलर एग्जामिन करें, जैसे कि वेस्ट में देखा जाता है, ताकि हम पॉलिसीज़ का फीडबैक रेगुलर सरकार को दे सकें, और सरकार या राज्य कैसे उस फीडबैक के बेसिस पर अपनी नीतियों को परिवर्तित करे, अपनी नीतियों को वो और सुदृढ़ करे, और पॉलिसीज़ का जो रिफ्लेक्शन है, डिलीवरी जो है, वो कहीं ना कहीं उस बेस के साथ जुड़े जो जनता के द्वारा दी जाती है। दूसरा, हम चाहते हैं कि ये जो सेंटर है, ये चूँकि अब ग्लोबल सेंटर के रूप में इमर्ज किया है, भारत और वैश्विक स्तर पर जितने भी ग्लोबल सेंटर्स हैं, वो किस प्रकार से भारत के इस एकेडमिक फोरम को, एकेडमिक परिदृश्य को, एकेडमिक इंसाइट को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो भारतीय शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और शिक्षार्थियों के लिए एक नया मंच प्रदान करे, और ये सभी शिक्षार्थी, विद्यार्थी और शोधार्थी वैश्विक स्तर पर भी जाकर भारत की उन्हीं उस विजन को, उस मिशन को, जो न्यू इंडिया के रूप में भारत के प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, उसको और पुरजोर तरीके से न केवल स्थापित करने का प्रयास करें, उसको प्रमोट करें, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको एक्सपेंड करने का प्रयास करें।
सर, कहा जाता है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक और शख्सियत होती है। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? क्योंकि हम कहें कि हम समग्रता में विश्वास करते हैं और इस कामयाबी के पीछे अगर हम कहें तो इस कामयाबी के पीछे सभी का सामूहिक योगदान है। मेरे माता पिता, मेरा अपना परिवार, बल्कि हमने तो परिवार की संकल्पना को इतना वृहत और व्यापक कर दिया है कि हम हमेशा सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ को, CGS को एक संस्था के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में देखते हैं। इसलिए अगर आप कभी हमारी साइट देखें तो उसमें हमेशा से CGS परिवार का ही उल्लेख होता है। तो ये पूरा CGS परिवार, दिल्ली विश्वविद्यालय ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे बड़ा ये सहयोग कहें, आशीर्वाद कहें, या उनका हमें किस प्रकार से हमें प्रमोट करने के लिए उनका जो योगदान रहा है, तो इसके पीछे जो सामूहिक योगदान है ये हमारे CGS परिवार का है, दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जो बहुत वृहत, व्यापक और विस्तृत रूप से हमें हमेशा अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता रहा है। सर, कोविड के बाद के हालात को आप किस तरह से देखते हैं और ख़ासतौर से अगर पढ़ाई का बात करें तो किस तरह के नुकसान स्टूडेंट्स को इस दौरान हुए और आगे अब इसकी कैसे भरपाई हो सकती है? देखिए, हमें ये हमेशा मानना चाहिए कि एडवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ कैसे तलाशी जा सकती है। तो कोविड पेंडेमिक में हमें ऐसे अवसर प्रदान किए हैं जिन अवसरों को हम वास्तव में बहुत अच्छे सामूहिक तौर पर, सकारात्मक तौर पर, सृजनात्मक तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे कोविड के दौरान हम लोग सेंटर्स पे रेगुलर आते रहे, हमारे स्टूडेंट्स रेगुलर काम करते रहे और टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपोजर मिला है इस कोविड वाले पीरियड में, तो इस टेक्नोलॉजी से हमारे सभी स्टूडेंट्स, हमें सभी स्कॉलर्स इसके साथ जुड़े रहे और नए नए जो वेन्यूज़ हैं, एवेन्यूज़ हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इसके द्वारा हमें मिलने का, हमें इसके द्वारा हमने इनको लेने का प्रयास किया है। तो हमें हमेशा ये सोचते ही रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए कि एडवर्सिटीज़ में हमें कितना पॉजिटिव होकर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना है और उस पर हमें काम करना है। सर, आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको यही कहेंगे कि उन्हें ना थकना है, ना थमना है, ना ठहरना है, हमेशा चलते जाना है, चलते रहना है। उम्मीद है आपको हमारी आज की खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर एक और नई फील्ड की अहम जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल